इसका बेटा एग्जांपल आप देख सकते हो, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, मास, डिस्टेंस, स्पीड, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर्स है। तो बेटा स्केलर्स के लिए सिंपल सा एडिशन का रूल है, मल्टीप्लीकेशन का रूल है, सब्ट्रैक्शन का रूल है। जैसे मान लो कि अगर डेंसिटी की बात की जाए या टाइम की बात की जाए, सबके लिए बेटा सिंपल अलजेब्रा फॉलो का 2 + 4 6, 3 + 4 7। ओके, सिंपल सा स्केलर के लिए सिंपल सा अलजेब्रा बेटा फॉलो होता है। लेकिन वेक्टर की अगर बात की जाए तो इसके लिए सिंपल सा अलजेब्रा जो है उससे काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक डिफरेंट अलजेब्रा है होती है जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो बेटा वेक्टर का डिफिनीशन की बात की जाए तो क्या होता है, आप सबको पता होगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लास्ट क्लास में भी बेटा मैंने बताया था, उसी को थोड़ा सा मैं आप लोग सबको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जो ओबे करता हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और भी बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे मोमेंटम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुई जो आप 12th क्लास में देखोगे। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम हुआ, टॉर्क हुआ। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। इसके लिए आपको अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा, ये इसका अलजेब्रा जो है वो स्केलर अलजेब्रा से डिफरेंट है। अब जैसे बेटा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस किया था। अब देखिए बेटा हम लोग आगे जो डिस्कस करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जैसे ये हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हाँ, एक चीज बेटा ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि करंट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज करंट, तो करंट जो है दैट इज, आपने 10th क्लास में करंट पढ़ा होगा कि करंट में जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, करंट के केस में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो क्या करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ या स्केलर क्वांटिटी हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, आप डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप बोलोगे कि सर करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, करंट में जो डायरेक्शन है, करंट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है बेटा। इसलिए जो है करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा भी जो है वो फॉलो करना जरूरी है। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा पॉइंट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप ध्यान रखना कि करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है बेटा, जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बेटा आपको मैंने बताया था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो बेटा, एक तो ज्योमेट्रिकल तरीका है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली मैंने बताया को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे। देख सकते हो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया बेटा, जिसके थ्रू हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बेटा? हाँ बेटा, तो आगे आते हैं। थोड़ा सा इसमें स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा। तो वही देख सकते हो बेटा आप इस फिगर में कि ये जो है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू, जैसे ये ओपी लाइन आपको दिख रहा होगा और उसमें एरो का भी सेंस है, डायरेक्शन का भी सेंस है। ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसे नोटिफिकेशन देने के लिए आपको पता, मैंने बताया था कि किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, जैसे ओपी के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा, ओपी के ऊपर एक एरो दिया हुआ है, तो ये इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ओपी। ठीक है, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली जो है वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना। इसके बाद बेटा आगे आते हैं कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक
आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस पे आते हैं। तो बेटा वेक्टर्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले बेटा लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या, नाम से आपको पता चला लाइक वेक्टर, तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम होने से जरूर, मैग्नीट्यूड सेम होने की बात नहीं है, बस डायरेक्शन अगर सेम हो, ठीक है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे लाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, टू और मोर देन टू वेक्टर्स हैविंग द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर लाइक वेक्टर्स, ठीक है। अगर अपोजिट सेंस में होगा तो उसे हम लोग अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें बेटा डिफिनेशन में? लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स। और अगर डायरेक्ट अपोजिट सेंस में होंगे, मतलब एक आगे की ओर है दूसरा पीछे की ओर है, दो वेक्टर्स, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। एक बेटा मैं आपको सिंपल सा फिगर के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। देख सकते हो बेटा, मैं यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा देखो यहाँ पे, देखो बेटा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सिंपली फोर्स का एग्जांपल मैं लेता हूँ कि सपोज कि एक सरफेस है, उस पे बेटा मैंने एक ब्लॉक को रख दिया है, ये देखो एक ब्लॉक है। अब मान लो कि इस ब्लॉक पे मैं दो फोर्सेज अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक फोर्स मान लो यहाँ पे लग रहा है F1, ये हो गया बेटा F1, ठीक है। मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से आप लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड मान लो है 5 न्यूटन, ठीक है। और मान लो कि एक दूसरा फोर्स है F2, ये देख रहे हो, ये हो गया बेटा आपका वेक्टर F2, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन। तो देख सकते हो दोनों का बेटा F1 और F2, ये देखो बेटा F1 और F2 दोनों को आप देख सकते हो कि दोनों का बेटा डायरेक्शन सेम है। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है बेटा, इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग कौन सा वेक्टर्स बोलेंगे, दीज वेक्टर्स आर नोन एज लाइक वेक्टर्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको, लाइक वेक्टर्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बेटा, ये वेक्टर्स कहलाएंगे लाइक वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब सपोज बेटा यही ब्लॉक है, सेम ब्लॉक मैंने लिया, इसी ब्लॉक पे मान लो कि एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया F1 जो है बेटा 5 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स मान लो मैंने बेटा इधर लगा दिया F2, ठीक है, वेक्टर F2 जिसका मैग्नीट्यूड मान लो है 7 न्यूटन, ठीक है। देख सकते हो इसका लेंथ ज्यादा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जिसका लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मैग्नीट्यूड के। तो F2 का लेंथ, वेक्टर F2 का लेंथ बेटा आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, वेक्टर F1 का लेंथ छोटा दिख रहा होगा। तो F1 जो है मान लो 5 न्यूटन का है फोर्स, और दूसरा 7 न्यूटन का है। अब आप दोनों आप बता सकते हो कि ये ब्लॉक जो है किधर भागेगा बेटा, सब बता सकते हैं। ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में भागेगा, इधर एक्सलेट करेगा ब्लॉक। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं F1 और F2, तो ये दोनों वेक्टर्स जो है बेटा, इन दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे कि दीज आर अनलाइक वेक्टर्स। क्या बोलोगे बेटा, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट, लाइक और अनलाइक वेक्टर समझ गए, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अगर सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स, ठीक है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग, दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो बेटा है, आप देख सकते हो, नेक्स्ट है बेटा इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब सिंपल से नाम से ही आपको बेटा डिफिनेशन पता चल जाएगा कि क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब हुआ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो हैं उन्हें हम लोग इक्वल वेक्टर्स बेटा कब बोलेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या हुआ, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, दे आर पैरेलल एंड दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसका ये जरूरी नहीं है बेटा कि सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक ही जगह से एक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बस दो वेक्टर्स हैं,
उनका अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी निगेटिव ऑफ वेक्टर, तो दो वेक्टर्स एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर्स कहलाएगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, दो वेक्टर्स को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर। सिंपल सा डिफिनेशन है, सिंपल सा समझने की बात है कि मान लो कि बेटा किसी बॉडी पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F1 आगे की ओर 5 न्यूटन का, और उसी बॉडी पे मैं पीछे की ओर फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, तो ये बेटा F1 और F2 जो है वो एक दूसरे का कौन सा वेक्टर कहलाएंगे, निगेटिव वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो निगेटिव वेक्टर्स का मतलब हुआ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी निगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव वेक्टर्स। क्लियर है बेटा पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो नाम से ही आपको पता चल रहा है जीरो वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जीरो हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे नल वेक्टर। ठीक है, और इसको लिखने का बेटा तरीका है जीरो के ऊपर आपको एरो का साइन दे देना। ठीक है, जो वेक्टर का नोटिफिकेशन होता है कि किसी भी अल्फाबेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एरो का साइन दे देते हैं, वो बताता है उस वेक्टर को। तो यहाँ पे बेटा जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है जीरो है, तो जीरो के ऊपर आपको क्या कर देना है, एरो का साइन दे देना। ठीक है, अब ये बताइए बेटा, वही मैंने बताया कि यहाँ पे जो है जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो बेटा जीरो है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है इसे हम लोग अगर इंडिकेट भी करोगे तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो कॉन्साइड कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट है, मतलब डायरेक्शन का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे कि जीरो वेक्टर जो है उसे इस तरीके से डिनोट करना है कि जीरो के ऊपर एरो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं तो मान लो कि बेटा कोई पार्टिकल है वो रेस्ट में। ठीक है, कोई पार्टिकल है वो रेस्ट में, जैसे अभी सब लोग अभी घर पे बैठे होंगे सब रेस्ट में हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वेलोसिटी क्या है तो आप क्या बोलोगे बेटा कि मेरी वेलोसिटी तो है ही नहीं। और इसे मैथमेटिकली जो हम लोग वेक्टर के सेंस में लिखोगे तो लिखेंगे माय वेलोसिटी वेक्टर इज अ नल वेक्टर। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि मेरी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एक नल वेक्टर है एट द गिवन इंस्टेंट, क्योंकि अभी आप रेस्ट में हो इसलिए आपकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एक नल वेक्टर है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो बेटा क्या आप इसमें एक्सेलरेशन बोल सकते हो? नहीं बेटा, एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा हो, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो या फिर डायरेक्शन। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है वो नहीं है। इसे मैथमेटिकली क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इन दिस केस इज अ नल वेक्टर। मतलब अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, तो उस केस में बेटा हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है इसकी एक्सेलरेशन जो है वो नल वेक्टर है। ठीक है बेटा, समझ गए नल वेक्टर के बारे में। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो है कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से।